नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 50 यानी कार्यपत्रक संख्या 50 को। यह आपकी 23 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान और इम्पोर्टेंट वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 6th चैप्टर विनिर्माण उद्योग को पढ़ना जारी रखेंगे। इस वर्कशीट में हम बात करेंगे आईटी इंडस्ट्री की, बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की। दोनों ही आधुनिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ हम समझेंगे उद्योगों से रिलेटेड कुछ समस्याओं को, जैसे पोल्यूशन की समस्या है। तो ये पोल्यूशन की समस्या कैसे इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई है और इस पोल्यूशन का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी हम इसी वर्कशीट में बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं। वैसे तो मैं हर वर्कशीट में इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ, फिर भी एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि विनिर्माण जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। वी जमा में निर्माण। वी का मतलब होता है पुनः या फिर अगेन, दोबारा। निर्माण मतलब बनाना। यानी विनिर्माण जो प्रोसेस होती है उसमें कच्चे माल से नई वस्तु तैयार की जाती है और जहां पर ये नई वस्तु बनाई जाती है उसे बोलते हैं विनिर्माण उद्योग या विनिर्माण की यूनिट बोलते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, कच्चा माल है, उससे एक नई वस्तु बनेगी। जब कच्चे माल से नई वस्तु बनेगी तो उसमें दो चेंज आएंगे। एक तो वस्तु की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि वो ज़्यादा वैल्यूबल हो जाएगी, उस ज़्यादा कीमत बढ़ जाएगी उसकी। दूसरा, वो ज़्यादा यूजेबल यानी कि उपयोगी हो जाएगी। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, कच्चे जूट से मैट बनाना, लेडीज पर्स, सजावटी सामान बनाना। तो ये सभी क्या है, ये विनिर्माण उद्योग के एग्जाम्पल रहेंगे। अब तक हम इस चैप्टर में समझ चुके हैं कि विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं, ये कहाँ पर लगते हैं, कौन से फैक्टर है जो इनको अफेक्ट करते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण विनिर्माण उद्योगों की भी बात की थी। विनिर्माण जो उद्योग है वो कच्चे माल के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो खनिज आधारित उद्योग होते हैं, दूसरे होते हैं कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग वो उद्योग होते हैं जो अपना कच्चा माल कृषि से प्राप्त करते हैं, यानी कि कच्चे माल के लिए कृषि के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, पटसन उद्योग। दूसरे होते हैं खनिज आधारित उद्योग जिनका कच्चा माल मिनरल्स होते हैं। ओके, लोहा इस्पात उद्योग हो गया, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात की थी, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गई। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है इसमें भी जो कच्चा माल यूज होता है, जो मेटल्स वगैरह यूज होते हैं, वो भी किससे मिलते हैं, मिनरल से मिलते हैं। तो इसको भी हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे। तो चलिए समझते हैं। पहले बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की। ये जो उद्योग है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पिछले कुछ वर्षों में इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई। अब जो ये इस वीडियो को आप देख पा रहे हो, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो इसी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, आपका जो गैजेट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। दूसरा, जो हम आपस में एक दूसरे को सुन पा रहे हैं या फिर आप कमेंट्स करते हो, मैं रिप्लाई देता हूँ, किसके कारण, आईटी इंडस्ट्री के कारण ये पॉसिबल हो पाया। तो इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ट्रांजिस्टर मतलब रेडियो हो गया, टीवी हो गया, वो इसी में आता है। टेलीफोन एक्सचेंज हो गए, राडार हो गया, कंप्यूटर हो गया, दूरसंचार उद्योग हो गया। ये सभी किस में आएंगे, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में आते हैं, यानी कि इसी उद्योग की देन है। भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है वो बेंगलोर को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और डेवलप हुई है वो बेंगलोर में है। बेंगलोर एक तरीके से हब बन चुका है जहाँ पर न केवल इंडिया के लिए प्रोडक्शन किया जाता है बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ के प्रोडक्ट्स की एक डिमांड रहती है। तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के तौर पर कौन सा शहर विकसित हुआ, तो वो है बेंगलुरु। भारत में आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो आईटी इंडस्ट्री में पिछले कुछ वर्षों में एक बूम आया, उछाल आया, और इसके पीछे बड़ा कारण ये कि सफल क्यों हुआ है कि भारत में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का विकास हुआ है। भारत में हार्डवेयर जैसे कि मोबाइल फ़ोन की बात की जाए या फिर कंप्यूटर की बात की जाए तो ये भी यहीं पे डेवलप किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, और सॉफ्टवेयर भी इंडिया में ही तैयार किया जाता है। और इसी के कारण भारत है इस इंडस्ट्री में वर्ल्ड को लीड करा है। इवन जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, समझते हो ना, बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है जो एक से ज़्यादा देशों में अपना बिजनेस करती है। वो कंपनीज बिजनेस हो सकता है अफ्रीका में करियो, बिजनेस हो सकता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में करियो, चाइना में करियो, लेकिन उसके कॉल सेंटर इंडिया में है, उसके कस्टमर केयर सेंटर वो इंडिया में है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी डेवलप हुई है और हम चीप क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, ओके, और सस्ते में भी अवेलेबल है। इसीलिए इंडस्ट्री है उन देशों से निकल के हमारे देश की तरफ आ रही है। अगर बात की जाए इम्पोर्टेंट सेंटर्स की तो आईटी इंडस्ट्री के जो हमारे देश में इम्पोर्टेंट सेंटर है उसमें गुरुग्राम हो गया दिल्ली के आसपास, नोएडा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जयपुर, अहमदाबाद और
अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो बेंगलुरु तो ऑफ कोर्स होगा ही होगा, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, भोपाल हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स है जो आईटी इंडस्ट्री के हब के तौर पर डेवलप हुए हैं। अब ये जो उद्योग लग रहे हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चाहे ये उद्योग हो, बड़े उद्योग हो, छोटे उद्योग हो, लघु उद्योग हो, किसी प्रकार के उद्योग हो, ये जो उद्योग है, उद्योगों के विकास के साथ साथ एक समस्या भी आती है, वो है पोल्यूशन की समस्या। अब जो पोल्यूशन की समस्या, तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली वालों को अच्छे से पता है कि ये पोल्यूशन क्या है, और बच्चों को, आपको तो बहुत अच्छे से पता है। जो पिछले कुछ दिनों से आपके स्कूल बंद थे वो इसी पोल्यूशन के कारण बंद थे। अब जो इंडस्ट्री जो वो 4 प्रकार के पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पहला तापीय प्रदूषण। तापीय प्रदूषण कब होता है कि जैसे कोई इंडस्ट्री है वो वाटर को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती है और उस गर्म पानी को बिना ठंडा किए सीधे जब किसी जलाशय में, नाले में, तालाब में डाल दिया जाता है, तो इससे तापीय पोल्यूशन होता है। ठीक, इससे क्या होता है कि जो समुद्री जीव होते हैं, जो पानी में जलीय जीव होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं तापीय पोल्यूशन। ठीक, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंडस्ट्रीज, उद्योग रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है? जब जल की गुणवत्ता में अगर कमी आती है तो उसे हम जल प्रदूषण कहेंगे। अब ये भी किससे? इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता है कि इनका जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको विदाउट ट्रीटमेंट सीधा सीधा नदी में छोड़ दिया जाता है और नदी का पानी है वो पोल्यूट हो जाता है। तो इसके लिए भी ये इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज है वो रिस्पॉन्सिबल है। स्पेशली कौन सी इंडस्ट्रीज? जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, रंग रोगन उद्योग हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, तो ये मुख्य तौर पर जल प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के लिए सभी इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है। इसमें विशेष तौर पर जो जैसे ईंट भट्टा उद्योग हो गया, ओके, लोहा इस्पात उद्योग हो गया जिसमें कोयले का प्रयोग किया जाता है, या थर्मल पावर स्टेशन होते हैं जिसमें कोयले को जला करके बिजली पैदा की जाती है। तो इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज होती है वो वायु पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन करते हैं, वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेवार होते हैं। और वायु प्रदूषण आपको भी पता है कि उसकी कोई सीमाएं नहीं होती। अगर पॉल्यूशन पाकिस्तान में हो रहा है तो उसको ये नहीं कि इंडिया को अफेक्ट नहीं करेगा, वो इंडिया को भी अफेक्ट करेगा। ओके, चौथे प्रकार का पॉल्यूशन जो करते हैं इंडस्ट्रीज वो है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि जो अप्रिय लगने लग जाए, इतना शोर हो जाए, तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। इसको डेसिबल में मापा जाता है और आमतौर पे 70 से 80 डेसिबल है, उससे ज़्यादा अगर आवाज़ होती है तो उसको पॉल्यूशन का नाम दे देते हैं। पॉल्यूशन की ये जो समस्या ये भी काफ़ी गंभीर होती है। आमतौर पे जो लोग शोर में रहते हैं, 24 घंटे मतलब 12 घंटे शोर में रहते हैं, इस प्रकार की इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वो जो लोग होते हैं वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, हेडेक होना शुरू हो जाता है, नींद की समस्या रहती है, बीपी कम ज़्यादा होने लगता है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ये है कि किस प्रकार के पॉल्यूशन करती है इंडस्ट्री। तो सभी प्रकार के पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे उद्योग। अब हम बात करेंगे कि इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए कुछ सुझाव हमें देने। तो यहाँ पे बात की गई, पहला है 3R, 3R का प्रयोग कर सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। एक तो रिड्यूस मतलब कम उपयोग करना चाहिए, कोई भी पदार्थ है उसको मिनिमम यूज करें। मिनिमम यूज करने का मतलब हम उसका बचत करें। दूसरा पुनः उपयोग, उसको हम रीयूज करें। जो भी प्रोडक्ट, जो भी ऐसा सामान है जो दोबारा यूज हो सकता है उसको हम दोबारा यूज करें। ओके, तीसरा रिसाइकिल, उसको रिसाइकिल करें। इन तीनों तरीकों से क्या होगा? 2 फायदे होंगे। एक तो हम जो संसाधन है उसका संरक्षण करेंगे और दूसरा ये कि इससे पॉल्यूशन को रोकने में मदद मिलेगी। ओके, यानी संरक्षण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संरक्षण करेंगे तभी तो हम बचत कर पाएंगे ना, तभी उसका कम यूज कर पाएंगे, और कम यूज होगा तो पॉल्यूशन कब होगा। जैसे हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा, गांधी जी ने कहा था कि लोगों के पास जो पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी के ऊपर इतने संसाधन मौजूद हैं जो लोगों का पेट भर सकते हैं, लेकिन पेटी नहीं भर सकते। अब जो लोग हैं वो पेटी भरने की दौड़ में लगे और पेटी भरने के चक्कर में हम पॉल्यूशन किए जा रहे हैं, ओवर यूटिलाइज करते जा रहे हैं इन रिसोर्सेज को। तो पहला तरीका है 3R का प्रयोग करें। दूसरा है वर्षा जल का संग्रहण करें। अब वर्षा जल का संग्रहण करने का पॉल्यूशन से क्या लेना देना है कि इससे ये होता है कि जो पानी है उसका अगर हम संरक्षण करते हैं ठीक से, तो इससे जो नदियों में पानी की मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा बनी रहती है। जब ज़्यादा बनी रहती है तो पॉल्यूशन का लेवल है कम हो जाता है। इसके साथ साथ तीसरा तरीका है औद्योगिक कचरे का सही से निस्तारण करना, सही से निपटारा करना। औद्योगिक कचरे चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, किसी भी रूप में हो, उसका ठीक से ट्रीटमेंट किया जाना जरूरी है। ट्रीटमेंट करने के बाद ही उस पानी को, उस अवशिष्ट पदार्थ को नदियों में, नालों में छोड़ा जाना चाहिए, कहीं पर भी छोड़ा जाना चाहिए। जो सॉलिड है उसका ठीक से ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, तो इससे भी पॉल्यूशन की समस्या कम हो सकती है।
इसके साथ साथ ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जीवाश्म ईंधन है उनकी डिमांड कम होगी, उसका प्रयोग कम होगा, इससे पॉल्यूशन भी कम होगा। एक ऐसी तकनीक का विकास जो टिकाऊ व कम प्रदूषण करे। इसके साथ साथ हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए जिससे कि कम पॉल्यूशन हो। जैसे व्हीकल है, ज़्यादा पुराना हो गया तो उसके बाद वो पॉल्यूशन करेगा। आपका सेल फोन होता है, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो ना, अच्छा चलता है। पुराना हो जाए तो क्या होगा, ठीक से नहीं चलेगा। ऐसे गाड़ियों के साथ होता है। लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है, मशीन आ रही है, तो उनका हमें प्रयोग करना चाहिए ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। और सुझाव हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, इससे लोगों को जागरूक करना चाहिए पेड़ लगाने के लिए। हमें सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए ना, जो डीटीसी की बसेस है, मेट्रो है, ट्रेन है, उसमें ट्रेवल करना चाहिए। कार पूलिंग करनी चाहिए। कार पूलिंग मतलब 4 पर्सन जा रहे हैं एक ऑफिस में, अलग अलग गाड़ियाँ 4 लेकर के जाने के बजाय एक ही गाड़ी में चारों जा सकते हैं। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, इससे भी पॉल्यूशन 20% पॉल्यूशन है वो कम किया जा सकता है। पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, ये छोटे छोटे कुछ उपाय है जिससे हम पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। अब इसी वर्कशीट पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस दिए गए, चलिए उनको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, आईटी इंडस्ट्री पर हमें एक नोट लिखना है। ठीक, तो मैंने पूरा लिख दिया ताकि अच्छे से आप कर पाओ। आईटी इंडस्ट्री पर एक नोट लिखिए। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग देश का एक महत्वपूर्ण आधुनिक उद्योग है। इस उद्योग के प्रमुख केंद्र बेंगलोर, नोएडा, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बटूर है। 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को सिंगल विंडो सेवा और डेटा संचार सुविधा प्रदान करते हैं। यानी पूरे देश में इस उद्योग के विकास के लिए 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो सेटअप किए गए। हमारे आसपास की बात करें तो गुरुग्राम में भी है और नोएडा में भी है। इस उद्योग ने रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आईटी उद्योग में लगभग 60 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 60 लाख लोग हैं जो आईटी सेक्टर में वर्क करते हैं। इससे भी निर्धनता को और बेरोजगारी को कम करने में मदद मिली है। यह उद्योग अपनी तेजी से बढ़ते बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ क्षेत्र के कारण पिछले कुछ वर्षों में एक प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक भी रहा। कि बीपीओ क्या होता है, यानी कि इंडस्ट्री तो हमारे यहाँ पे सेटअप है, लेकिन हम कार्य कौन से करें, अमेरिका, चाइना या यूरोपियन कंट्रीज है, उनके कस्टमर केयर सेंटर इंडिया में, तो इसे बोलते हैं बीपीओ, यानी कि ठेके पर काम करवाना। इससे हमें बड़ी मात्रा में जो विदेशी मुद्रा है वो हमें मिल पा रही है। ओके, तो ये भी एक लाभ है इसका। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में निरंतर वृद्धि से देश में आईटी इंडस्ट्री की सफलता है वो और तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये हो गया हमारा आईटी इंडस्ट्री। तो इसमें क्या क्या बताना है कि कितना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सेंटर कौन कौन से हैं, कितने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं, कितने लोगों को काम धंधा मिला और ये प्रोग्रेस क्यों हो रही है, ये सब कुछ हमें यहाँ पर बताना था। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, बहुत आसान है, प्रदूषण रोकने के कुछ उपाय हमें बताने हैं। ओके, पहला उपाय होगा हमें 3 R का प्रयोग करना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। यानी कि हमें कम से कम संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जहाँ तक संभव उसे रीयूज करना चाहिए, जहाँ तक संभव उसे रिसाइकिल करना चाहिए। इससे संसाधनों का संरक्षण भी होगा और प्रदूषण भी कम होगा। दूसरा, निजी वाहनों की जगह हमें सार्वजनिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका प्रयोग करना चाहिए। इससे भी पॉल्यूशन कम करने में मदद मिलेगी। एक गाड़ी लेकर के एक व्यक्ति जा सकता है, 2 व्यक्ति जा सकते हैं। एक ट्रेन में, एक मेट्रो में, एक डीटीसी बस में कितने सारे लोग एक साथ सफ़र कर सकते हैं, पॉल्यूशन कम होगा। हमें जीवाश्म ईंधन की जगह पर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे भी पॉल्यूशन कम करने में मदद मिलेगी। विशेष तौर पे अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो आज भी वो उपले जलाते हैं, आज भी वो लकड़ियाँ जलाते हैं, इससे भी पॉल्यूशन बढ़ता है। अगर आप निजी वाहनों का उपयोग करते हैं तो आपको कार पूलिंग करनी चाहिए। 4 बंदे जा रहे हैं एक ऑफिस में तो 4 गाड़ियाँ लेकर के जाने के बजाय एक ही गाड़ी में जा सकते हैं ना। एक दिन एक पर्सन लेकर के आए गाड़ी, दूसरे दिन दूसरा लेके आए, तीसरे दिन तीसरा लेके आए, तो इससे भी पॉल्यूशन कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, इस प्रकार के और भी उपाय आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान इंपॉर्टेंट वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमारा टेलीग्राम का चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। आपको लिखना है ज्योग्राफी गुरु एक साथ, टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना है और ज्वाइन कर लेना, बस इतनी सी बात। और वहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने डाउट को वहाँ पर रेज कर सकते हो।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।